मुख्यमंत्री धामी का आज दिल्ली दौरा। बीजेपी प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित। आज से पीआरडी जवानों की होगी तैनाती। चारधाम यात्रा चेकपोस्ट के लिए सभी कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी के जारी के आदेश। वनाग्नि प्रबंधन में होगा सुधार। 15वें वित्त आयोग से आधुनिकीकरण के लिए मिलेंगे करीब 80 करोड़। दिल्ली में एनडीएमए की बैठक में हुई चर्चा। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर नासा की नजर। 30 दिन में 5,710 जगह लगी आग। पिछले साल की तुलना में 5 गुना बढ़ी आगजनी। तापमान बढ़ने से धधक उठे उत्तराखंड के जंगल। एक ही दिन में रिकॉर्ड 68 जगह लगी आग। रिहायशी इलाकों तक पहुंची आग। प्रदेश में सब्जियों के दामों में तेजी। नींबू के भाव सुन चौंक रहे लोग। हरी सब्जियों के साथ ही टमाटर के भी बढ़े दाम। फुटकर की दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। दून अस्पताल में वार्ड बॉय और स्टाफ की कमी को लेकर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर ने आचार संहिता का हवाला देते हुए कहा कि इस समय आचार संहिता लगी है, जिसके कारण मानदेय को लेकर अभी मामला रुका हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने इसकी प्रक्रिया पहले ही पूरी कर दी थी, लेकिन इनकी नियुक्ति किस मानदेय पर होनी है इसे लेकर नियुक्ति रुक गई है और आचार संहिता खत्म होने के बाद ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों की सफारी पर ले जाने वाले 46 जिप्सियों को कॉर्बेट प्रशासन ने तेज गति से वाहन चलाने पर पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर पार्क में जाने से बैन किया। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हर वर्ष लाखों की तादाद में देश विदेश से पर्यटक कॉर्बेट नेशनल पार्क के जंगलों के जैव विविधता व वन्य जीवों के दीदार के लिए हर वर्ष पहुंचते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में नियंत्रित पर्यटन संचालन के लिए जिप्सियों का प्रयोग होता है। इन जिप्सी से अभी हमारे लगाए गए हैं ताकि ओवर स्पीडिंग और ये कंजेशन जो होता है इसको नियंत्रित किया जा सके। इसी क्रम में कुछ जिप्सी ओवर स्पीडिंग की जो स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर इससे ऊपर पाई गई है, तो उनको बैन किया गया है। 7 दिन से 15 दिन के बीच में, अधिकतम 15 दिन और मिनिमम 7 दिन के लिए बैन किया गया। ये अराउंड 46 जिप्सी हैं जिनको बैन किया गया है। खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर के खड़ंजा गांव में पिछले दिनों हुई सफीक पुत्र जमील की हत्या के मामले में परिजनों व ग्रामीणों ने लक्सर पुलिस पर लापरवाही बरतने व हत्यारोपियों को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए हरिद्वार एसएसपी से मुलाकात की। परिजनों ने बताया कि सफीक को गांव के ही अफजल, सनवर, इकबाल आदि लोगों द्वारा घर से बुलाकर उसकी बेरहमी से हत्या की गई थी। सफीक के शव गांव के ही पास हाईवे किनारे कूड़े के ढेर में सड़ी गली अवस्था में मिले थे, जबकि इसकी कटी हुई गर्दन दूसरे स्थान से पुलिस ने अगले दिन बरामद की थी। इस मामले में परिजनों ने बताया कि पुलिस से तहरीर में जिन लोगों का नाम का खुलासा किया था वो अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। हम आ गए थे एफसी के यहाँ जी, हमारी जब कुछ सुनाई नहीं हुई तो हम वहाँ सुनाने गए थे। न हमारी कुछ सुनाई हो रही और न क्या ना कुछ कर रही कार्रवाई पुलिस भी। और क्या 20 दिन में मिली उसकी लाश सड़ी हुई और घर से लेकर गए थे वे जंगल खत्ते में ले जाकर मार कर घेर दिया। ये पता नहीं मारा कहाँ, और कहीं से नाड़ मिल रही, कहीं से हाथ मिल रहा है, कहीं से मुँह मिल रहा है, इस तरह मिला वो। तो ये क्या कार्रवाई हो रही? हमारा कुछ भी काम नहीं हो रहा, हमारा दिल जल रहा, हम परेशान हो, हमारा बहुत ज्यादा परेशान है। घटना इस तरीके से हुई, 20 दिन के बाद उसकी लाश मिली और उसका धड़ कहीं और उसका सर जो है उससे काफ़ी दूर मिला, और जो मुलजिम पकड़ा गया उसने ही सब कुछ बताया। उससे पहले 2 दफ़ा पुलिस ने उसे उठाया, लेकिन कोई पूछताछ नहीं हो सकी, कुछ उसने बताया नहीं। बाद में सब कुछ बता दिया, तो इन्होंने जो है उस एक को तो जेल में भेज दिया। जो असल मुलजिम हैं
उनको बचाना चाह रही है और उनका नाम निकालना चाह रही। तो हम इंसाफ चाह रहे जो, और हम कुछ नहीं चाह रहे। लक्सर गन्ना समिति पर आया यूरिया खाद पहले दिन 8 घंटे में निपट गया। लक्सर गन्ना समिति के 50,000 सदस्यों में से महज 3,000 किसानों को ही खाद मिली। अब किसान जिले में आने वाली इफ्को की रैक से खाद देने के लिए अपने कागज तैयार करा रहे हैं। आपको बता दें कि लक्सर व देहात क्षेत्र में इस समय गन्ने की बुआई के लिए यूरिया और DAP खाद की जरूरत है। ज्यादातर किसान समितियों से खाद लेते हैं। गोदाम प्रभारी विजय कुमार व राजवीर राणा ने बताया कि अभी करीब 800 किसानों को खाद दी गई है। गन्ना समिति के देहात के गोदामों से लगभग 2,000 किसानों को खाद मिला है, जबकि 50,000 से ज्यादा किसान समिति के सदस्य हैं। कागज हमने पास करवा रखे हैं और खाद की चुक्ति नहीं मिल रही। 3 साल से हम कागजों को भी ना वैसे ही धरो रखा। हम कोई 3 साल से कोई खाद नहीं दे रहा। वो गेहूं बेच कर भला जी हम परेशान हो को जाना किस तरह अपना वो कर रहे हैं। क्या बताया उन्होंने? कह रहे हैं यहाँ कागज कोई पास नहीं है, अभी कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। क्या चाहिए था? हम तो डाई भी चाह रहा था जी, यूरिया भी चाह रहा था। डाई लेने के लिए डाई है ही नहीं यहाँ पर। किस चीज़ में जा रही है आपको? गन्ने की बुआई के लिए, गन्ने की बुआई के लिए परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा। फिर आप कैसे करोगे? बस जैसे भी वैसे ही बोंगे, बिना खाद के वो क्या करें। क्या बताया उन्होंने? DAP है ही नहीं, मांग भेजनी रखी हुई है? कुछ नहीं। डाई का ना कर रहे बिल्कुल, है ही नहीं कदे डाई। आई नहीं रही। आपको बता दें कि 8 घंटे में ही यूरिया के 4,000 बोरे खत्म हो गए हैं। हालांकि आपको बता दें कि पूरे देश में ही यूरिया का संकट गहरा रहा है। यूरिया जो किसान है उनको उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जगह जगह पर इसमें भ्रष्टाचार की भी खबरें सामने आई है। फिलहाल जिस तरीके से यूरिया की कमी देखी जा रही है उससे किसानों को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। 8 घंटे में यूरिया के 4,000 बोरे खत्म हो चुके हैं। ये खबर आपको हम लक्सर से बता रहे हैं और ऐसी ही खबरें देश के अलग अलग कोनों से आ रही हैं जहां पर किसानों को यूरिया खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। किसान इसकी वजह से परेशान नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ राम गोपाल जी जुड़ चुके हैं लक्सर से। राम गोपाल जी, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से यूरिया का संकट गहराया है, किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल पा रही है, तो उसको लेकर किस तरीके से काम किया जा रहा है? हालांकि ये सिर्फ लक्सर का ही हाल नहीं है, अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल पा रही। बिल्कुल, देखिए पूरे प्रदेश में इसी तरीके से जो यूरिया और डाई की किल्लत है वो देखने को मिल रही है। किसान परेशान भी है और इस बार जिस तरीके से गन्ने की बुआई और जो गन्ने की बुआई है उसमें जो है किसानों को यूरिया और डाई की आवश्यकता पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो समितियां हैं उन समितियों पर जो यूरिया की किल्लत जो है हर किसान को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि बाहर से जो यानी कि प्राइवेट में किसान जो है औने पौने दामों में यानी कि जो यूरिया है उसको लेकर के अपनी जो खेती बाड़ी है यानी कि जो गन्ने की बुआई है उसको करनी पड़ रही है। और साफ तौर पर ये लक्सर समिति का मामला है। लक्सर के आसपास की जो तमाम समितियां हैं उसमें इसी तरीके से यूरिया की जो किल्लत है वो किसान झेल रहे हैं और 50,000 के लगभग जो किसान है वो इस समिति पर, लक्सर जो समिति है इस पर है। और इसी तरीके से क्योंकि 4,000 बोरे ही समिति पर पहुंच पाए हैं जो कि मात्र 8 घंटे में खत्म हो गए। आधे से ज्यादा अधिक ऐसे किसान हैं जिनको निराश होकर के जो है घर लौटना पड़ा। आरोप भी लगा रहे थे क्योंकि जो किसानों की जो मांग है उसके अनुरूप जो है समितियों पर यूरिया और डाई नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, और भ्रष्टाचार भी देखते हैं कि इस खाद को लेकर काफी चरम पर नजर आता है। बाहर लोगों को यूरिया भेज दी जाती है और किसानों को नहीं मिल पा रही है। ये समस्या भी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो देखिए 50,000 किसान हैं, 4,000 बोरे खत्म हो चुके हैं, 3,000 परिवारों को ही अभी तक 3,000 किसानों को ही अभी तक ये यूरिया मिल पाई है। तो आखिर कैसे किसानों को उनकी खेती करने में मदद मिलेगी? बिल्कुल, किसानों को काफी परेशानी, क्योंकि इस बार तो वैसे भी लक्सर और आसपास के यानी कि हरिद्वार जिले के जितने भी किसान हैं उन्होंने बाढ़ का दर्द झेला है। तमाम किसानों की जो फसलें हैं वो खराब हो गई थी। इस बार जिस तरीके से गन्ने की जो फसलें हैं किसानों की वो
70% से अधिक जो है खराब हो गई थी, जिससे जो किसानों को इस बार फसल उगाने में भी परेशानी हो रही है। और जिस तरीके से यूरिया और डाई की किल्लत की जो मार है फिलहाल किसान वो झेल रहे हैं, उसको लेकर भी लगातार किसान मांग भी कर रहे हैं कि उनकी मांग के अनुरूप उनको यूरिया और डाई यानी कि तमाम जो फर्टिलाइजर जो कीटनाशक दवाइयां हैं वो उनको उपलब्ध कराई जाए। लेकिन क्योंकि जो समितियां हैं वो पूरी जो यूरिया और डाई की जो मांग है वो कहीं ना कहीं सरकार को नहीं भेज पा रही है, तो इसी को लेकर के जो किसान है वो कहीं ना कहीं नाराज भी जो है यहाँ होते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो प्राइवेट जो शॉप होती हैं यानी कि दुकानें हैं, उन दुकानों पर जो है जो बाहर से जो किसान है वो अपने यूरिया और डाई को लेकर के कहीं ना कहीं अधिक दामों पर खरीद कर तब अपनी खेती बाड़ी का जो कार्य है वो कर रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए राम गोपाल जी। और आपको बता दें कि 8 घंटे में 4000 पूरे यूरिया के खत्म हो चुके हैं। 50,000 किसान हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं यूरिया का संकट जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अगर आप चारधाम यात्रा में आ रहे हैं तो अपने वाहनों के ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड की व्यवस्था पूरी करें, नहीं तो हो सकती है परेशानी। चारधाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग ने जारी की है एडवाइजरी। बिना ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड की यात्रा रूट पर एंट्री बैन होगी। गाड़ी का फिटनेस भी होना जरूरी होगा। गाइडलाइन का पालन जरूरी है। डस्टबिन, फायर इक्विपमेंट, लकड़ी का गुटखा, मेडिकल किट, ये सब आपको देखना होगा। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए 10 दिन का समय बचा है। ऐसे में परिवहन विभाग ने कमर्शियल वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। बिना ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड के चारधाम यात्रा पर जाना संभव नहीं है। जो भी यात्रा पे जाने वाले कमर्शियल यात्री वाहन हैं, उनके लिए ग्रीन कार्ड आवश्यक है। और हर बार जब वो यात्रियों को लेके जाएंगे तो वो ट्रिप कार्ड बनाएंगे। ट्रिप कार्ड बेसिकली एक पैसेंजर का डेटा है, जिसमें उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो टूरिज़्म की वेबसाइट पे करेंगे वहाँ से डेटा फैच होगा और उसमें वाहन चालक की जानकारी भी रहती है, उसके लाइसेंस की जानकारी रहती है। उत्तराखंड परिवहन विभाग द्वारा चारधाम यात्रा के लिए सभी कमर्शियल वाहनों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके आधार पर वाहन की फिटनेस और ग्रीन कार्ड बनते हैं। फिटनेस के लिए पर्वतीय क्षेत्र में निश्चित व्हीकल गेज और डस्टबिन, फायर इक्विपमेंट, लकड़ी का गुटखा, मेडिकल किट का होना जरूरी है। परिवहन विभाग ने एडवाइजरी में चारधाम यात्रा के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें बिना ग्रीन कार्ड के यात्रा मार्गों पर एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आप भी परेशानियों से बचना चाहते हैं तो जल्द ग्रीन कार्ड बनवाएं। ऋषिकेश से बसंत कश्यप की रिपोर्ट। greencard.com.in उसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हैं पहले ग्रीन कार्ड के लिए, और ट्रिप कार्ड के लिए जब ग्रीन कार्ड बन जाएगा उसके बाद उनका ट्रिप कार्ड बनेगा। जी, तो ये कंपलसरी है? ये कंपलसरी, जो भी पीली प्लेट कमर्शियल गाड़ी है उन सब के लिए कंपलसरी है। प्राइवेट गाड़ी वाले भी ट्रिप कार्ड बना के जाना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जितने भी कमर्शियल्स गाड़ी हैं, चाहे हमारी लोकल हैं चाहे अदर स्टेट्स की हैं, वो सब विदाउट ग्रीन कार्ड बनाए यहाँ से नहीं जाएंगे। जी, सर फिटनेस को लेकर के क्या चाहिए, क्या मानते हैं? फिटनेस को लेके मानकों में क्या, इस बार तो हमारे यहाँ थोड़ा व्हील बेस भी बढ़ाया गया है। पहले हमारे यहाँ 42-25 या 4300 व्हील बेस होता था, अब हमारे यहाँ 4500 व्हील बेस तक की गाड़ियों को अनुमति दे दी गई है। लेकिन उसमें एक कंडीशन लगाई, जो 4500 व्हील बेस की गाड़ी होगी उसका ओवरहैंग 50% होगा, और जो 4400 व्हील बेस की गाड़ी होगी उसका ओवरहैंग 60% तक मान्य है। कौन कौन सी गाड़ियाँ व्हील पर जाने के लिए अप्रूवल? 4500 व्हील बेस, मैक्सिमम 4500 व्हील बेस, लेकिन जो उसका ओवरहैंग होगा वो 50% होगा। और 4400 से नीचे जितनी भी गाड़ी होगी उनका ओवरहैंग 60% तक मान्य होगा। इन सब के लिए कंडीशंस ये हैं, आगे के दोनों टायर बिल्कुल नए होने चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स, फायर सिलेंडर, डस्टबिन और लकड़ी का गुटखा, क्योंकि आपने कहा हिल पे गाड़ी एकदम रोकते ही पीछे को भागती है, तो लकड़ी का गुटखा और बसों में एक लोहे के गुटके होते हैं, वो कंपलसरी है। और डस्टबिन इसलिए कंपलसरी कराया, आपको पता है हमारा उत्तराखंड इतना क्लीन है, ग्रीन एंड क्लीन है, तो उसे साफ़ सुथरा रखने के लिए डस्टबिन बहुत अनिवार्य है। कितनी गाड़ियाँ अभी तक आ चुकी फिटनेस के लिए? हमने 350 ग्रीन कार्ड बना चुके अभी तक, लेकिन अब डे बाय डे बढ़ते जाएंगे ग्रीन कार्ड, क्योंकि अब 10 दिन बाद यात्रा शुरू हो जाएगी, तो ग्रीन कार्ड बढ़ने की पूरी। रोमेश अग्रवाल, RI, ऋषिकेश ऑफिस। लोकसभा चुनाव मतदान के बाद अब जीत की कामना की जा रही है। नैनीताल में रक्षा मंत्री
रक्षा राज्य मंत्री और नैनीताल से बीजेपी उम्मीदवार अजय भट्ट के जन्मदिन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंदिर में पूजा की है। बीजेपी कार्यकर्ता नैना देवी मंदिर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने नैनीताल सीट को रिकॉर्ड मतों से विजय देने की कामना करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की और साथ ही साथ मां नैना से देश में 400 पार के नारे को सार्थक करने की कामना की। मां नैना देवी से प्रार्थना की कि माननीय अजय भट्ट जी निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और इस देश में जो चुनाव हुआ है उसमें जो नैनीताल के चुनाव हुआ है पिछली बार से भी अधिक रिकॉर्ड मतों से जीते और अब की बार 400 पार के नारे में वो शामिल हो और इस नारे को सार्थक करें। मां से ये प्रार्थना की है। इस्कॉन संस्था की ओर से श्री राधा बाके बिहारी के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह रखा गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की है। मोथरोवाला स्थित दुधली रोड पर बनाए जा रहे प्रस्तावित भव्य मंदिर का निर्माण 50 करोड़ की लागत से किया जाएगा। इस मौके पर गणेश जोशी ने कहा कि भूमि पूजन अवसर पर उन्हें परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हूँ कि आज इस्कॉन द्वारा निर्मित होने वाले बाके बिहारी मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर मुझे आने का मौका मिला। इस अवसर पर संत गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी और संतों का आशीर्वाद भी मिला और इस्कॉन द्वारा हमारी धर्म और संस्कृति को जिंदा रखने का जो काम किया जा रहा है उस दिशा में भी एक प्रयास है। तो मैंने देखा विदेशों के अंदर भी 150 से अधिक देशों में इस्कॉन द्वारा मंदिरों की स्थापना की है और आज तो प्रभु राम के मंदिर की स्थापना के बाद प्रभु राम अपने आसन पर विराजे हैं। पूरा देश राममय है। उत्तराखंड बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम घोषित हुए। वहीं रुड़की के कस्बा भगवानपुर की आरएनआई इंटर कॉलेज की छात्रा जोकिया पुत्र इरफान ने 94.6% अंक हासिल कर प्रदेश में 10वां स्थान प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। छात्रा ने 500 में 473 अंक प्राप्त किए हैं और स्कूल प्रबंधन ने छात्रा की हौसला अफजाई कर उज्जवल भविष्य की कामना की है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह का लाख शुक्र है, मेरे बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और पढ़ाई में ध्यान देते हैं और आगे भी पढ़ाना चाहता हूँ मैं और बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, कोई शिकायत नहीं आती है। अल्लाह का लाख शुक्र है। आज मेरा 12th क्लास का रिज़ल्ट आया है उत्तराखंड बोर्ड में और मेरा 10वां रैंक आया है पूरे उत्तराखंड में 12th क्लास के रिज़ल्ट में। अल्लाह का लाख शुक्र है। मेरे वालिद साहब और वालदा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। 12th क्लास में मेरी पढ़ाई में टीचर्स ने आरएनआई इंटर कॉलेज के मार्गदर्शन किया बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी गाइडेंस दी मुझे पढ़ने के लिए और मुझे 12th क्लास में किसी ट्यूशन्स की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाई में मेरा सपोर्ट किया और मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा कर रही हूँ कि मुझे आज ये दिन दिखाया और मैं आगे भी ऐसे ही पढ़ाई करके बहुत कामयाब होना चाहूँगी। समान नागरिक संहिता की पहल, सख्त नकल रोधी कानून जैसे तमाम महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर देश भर में चर्चा के केंद्र में आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भाजपा नेतृत्व इस लोकसभा चुनाव में भरपूर उपयोग कर रहा है। मुख्यमंत्री अगले एक सप्ताह तक बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में एक के बाद एक चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड देवभूमि ऐसी भूमि है और नेतृत्व करने वाला व्यक्ति की सभी राज्यों में प्रशंसा होती है और पुष्कर सिंह धामी जी ने इस बीच में जो ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कार्य किया है उसकी गूंज पूरे देश के अंदर है। तो शायद उसमें आता है, चाहे समान नागरिक संहिता का विषय हो, चाहे नकल विरोधी अध्यादेश का विषय हो, जबरन जो भू अतिक्रमण हो रहा था
उसको रोकने का विषय हो, एक क्रांतिकारी कदम ही है। और इससे प्रेरित होकर देश भर के अनेकों राज्यों के लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित कर रहे हैं। अनेकों लोकसभाओं के जो प्रत्याशी उनको निमंत्रण मिला है। कल माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नामांकन का रहना हुआ, डॉक्टर चटर्जी हमारी सह प्रभारी रही हैं, आज उनके नामांकन में है। तो मैं कह सकता हूँ कि पूरे देश के अंदर पुष्कर सिंह धामी जी की डिमांड बढ़ेगी और ये हम सबके लिए गौरव की बात है। चारधाम यात्रा से पहले आपदा प्रबंधन और यात्रा के सुचारू संचालन के लिए बड़े पैमाने पर कवायद शुरू हो गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों ने सचिवालय से जिलावार आपदा प्रबंधन व यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। एनडीएमए सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने बैठक के दौरान आपदा एवं यात्रा प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों को समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए। बिजनौर के शिवाला कला इलाके में स्थित सड़क बनाने वाली कंपनी के प्लांट पर आगजनी और फायरिंग के मामले में बिजनौर जिले के धामपुर से भाजपा विधायक अशोक राणा और उनके बेटे प्रियंकर राणा के खिलाफ शिवाला कला थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने केस दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 लाइसेंस रिवॉल्वर, 2 पंप एक्शन गन, 38 कारतूस और स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद की गई है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की बारीकी से तहकीकात में जुट गई है। वहीं प्रेस नोट जारी कर पुलिस ने बताया कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में जिस तरीके से कई स्कूलों को मेल आया था धमकी भरा, वैसे ही लखनऊ में भी आपको बता दें कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर मेल उनको दिया गया है, धमकी भरे मेल भेजे गए हैं। इसी बीच आपको बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली में धमकी भरे मेल भेजे गए थे, उसी तर्ज पर आपको बता दें कि लखनऊ में भी कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर इस तरीके के धमकी भरे मेल भेजे जा रहे हैं। ईमेल में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पुलिस बम स्क्वाड की
टीम मौके पर। दिल्ली के बाद लखनऊ के स्कूल को मिली धमकी, बम से उड़ाने की स्कूल को धमकी दी गई है। ईमेल में स्कूल को बम से उड़ाने की दी गई धमकी। वृंदावन इलाके में एमिटी स्कूल कराया गया खाली। पुलिस बम स्क्वाड की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी। दिल्ली के बाद लखनऊ के स्कूल को धमकी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता भरत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली और नोएडा में अभी तक स्कूलों में मेल आई है, मेल के बाद वहां पर बच्चों को बाहर निकाला गया है, उसी तरीके की जो मेल है वो लखनऊ के तमाम स्कूलों में जो जानकारी मिल रही है आई है। फिलहाल लखनऊ के अमेठी इंटरनेशनल स्कूल में आई है, जो वृंदावन में है लखनऊ के, वहां पर मेल आई है कि बच्चों को स्कूल को बम से उड़ा दिया जाएगा। उसके बाद तुरंत जो स्कूल का प्रशासन है उन्होंने लोकल पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी और लोकल पुलिस तुरंत अलर्ट मोड पर आई और बम स्क्वाड भी मौके पर पहुंचा। फिलहाल बच्चों को बाहर निकाल लिया गया था। बम स्क्वाड जब वहां पर पहुंचा, पूरी बिल्डिंग की उन्होंने एक एक जगह जांच की। कल अभी कोई बम की सूचना नहीं मिली है, पुलिस अलर्ट मोड पर है। अब जो मेल जिस माध्यम से आई है उसकी जांच की जा रही है, आखिर कौन ये मेल कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में लगातार सुबह से ही इस तरह की मेल पहुंची है और उसके बाद बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा था, और अब ये जो मेल है वो लखनऊ में अमेठी स्कूल में आएगी, जानकारी मिल रही है। जानकारी मिलते ही पुलिस के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं, लेकिन बच्चों को बाहर निकाल लिया गया है। स्कूल में प्रॉपर जांच की गई, लेकिन अभी तक ऐसी बम मिलने की कोई सूचना नहीं मिली है। जी ठीक है भरत, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो प्रशासन वगैरह मौके पर मौजूद है, पेरेंट्स की तरफ से क्या इस पर कुछ रिएक्शन आए हैं? देखिए, स्कूल वाले इस मामले पर कुछ अभी फिलहाल बोलने से बच रहे हैं, लेकिन पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, डीसीपी रैंक के अधिकारी, उनसे फिलहाल बात हुई है। उन्होंने कहा है कि मेल आने के बाद वहां पर हम लोग पहुंचे थे, पूरी जांच की गई है और जो स्कूल प्रशासन है वो भी अलर्ट मोड पर है। छोटे छोटे बच्चों को जो बसों से अपने घर स्कूल आए थे उनको घर भेजा गया है। फिलहाल वहां पर किसी तरह का बम नहीं निकला। ये जो अफवाह है, ये जो खबर है, जो मेल करी गई है वो झूठी मेल है। फिलहाल अभी भी लेकिन सब एक्टिव मोड पर है, किसी कोई घटना ना हो जाए। तमाम स्कूलों को लखनऊ के अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। जो स्कूल के प्रशासन है, चाहे वो बड़े बड़े स्कूल की बात करें, चाहे वो सीएमएस की बात करें, चाहे वो लखनऊ की स्कूल की बात करें, उन लोगों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। और उनको ये भी कहा गया है अगर किसी प्रकार की ऐसी कोई मेल आपके पास आती है तो तुरंत पुलिस प्रशासन को संपर्क करें और तुरंत पुलिस प्रशासन वहां पहुंचेगा, बम स्क्वाड का दस्ता पहुंचेगा, पूरे स्कूल की जांच की जाएगी। जी शुक्रिया भरत जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि वृंदावन इलाके में एमिटी स्कूल कराया गया खाली। आज बम पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि बम स्क्वाड और पुलिस की टीम को सर्च ऑपरेशन में कुछ भी नहीं मिला है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।